नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 7 अगस्त, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं आज के जनसत्ता पेपर में क्या है खास। सबसे पहले बढ़ते हैं हेडलाइन की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रिजाइन देकर भारत में शरण ली है। तो आज घटनाक्रम किस तरफ आगे बढ़ रहा है, यहीं से हमारे पेपर की शुरुआत होती है। सबसे पहले जयशंकर जी, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी है कि हसीना जी अभी सदमे में हैं और भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय या कोई भी बातचीत करने में वो भी सक्षम नहीं है। अतः सरकार उन्हें थोड़ा समय देना चाहती है ताकि वे भावी योजनाओं पर भारत सरकार के साथ बात कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के इस कदम का विपक्ष ने पूरी तरह समर्थन किया है और उसने कहा है कि वह सरकार के साथ है। विशेषकर जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, इन्होंने भी पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। यह बहुत बड़ी न्यूज है कि पहली बार विपक्ष और पक्ष दोनों एक किसी मुद्दे पर एक साथ एक बात बोल रहे हैं। अब मित्रों, जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। जी हां, अब क्योंकि प्रधानमंत्री रिजाइन कर चुके हैं तो प्रक्रिया ही यही होनी थी, तो उन्होंने संसद को भंग कर दिया है। अब एक मुद्दा यह निकल के आ रहा है, क्या शेख हसीना जब इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर निकली थी तो क्या वो भारत ही आकर शरण लेना चाहती थी या उनकी कोई योजना और थी? जी हां दोस्तों, वे भारत नहीं आना चाह रही थी, वे लंदन जाना चाह रही थी। जी हां, उनको शरण लेने की जो सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी थी वो लंदन में थी, लेकिन ब्रिटेन के साथ कुछ चीजों पर मतभेद रहा। इसी बात को लेकर हसीना अपनी बहन के साथ अस्थायी रूप से भारत आई हैं शरण लेने के लिए और अन्य विकल्पों पर अभी वो विचार कर रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो भारत में ही रुकने वाली हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिर लंदन जाना चाह रही थी, ब्रिटेन में वो शरण लेना चाह रही थी, तो इसके पीछे कोई कंक्रीट कारण तो जरूर रहा होगा। तो आखिर वो कारण क्या था? इसका आंसर 8 पेज नंबर 8 पर ये आर्टिकल, जी हाँ, जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल ये बताता है कि ब्रिटेन सरकार ने संकेत दे दिया था उनको कि देखिए, आपके देश में जो हिंसक प्रदर्शन आपके विरुद्ध हुए हैं, उनकी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर वहां पे दंगे हुए हैं और लोग मरे हैं, तो अगर आप यहां आके सोच रही हैं आप सुरक्षित रह जाएंगी, तो ऐसा आपको प्राप्त कोई भी सुरक्षा ब्रिटेन में नहीं होने वाली है। तो हसीना जी को लगा ये तो बात फिर बनेगी ही नहीं, तो भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे उतर गई अस्थायी रूप से। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वो ब्रिटेन क्यों जाना चाह रही थी? तो उसका कारण यह है कि उनकी छोटी बहन है रेहाना, उनकी बेटी है ट्यूलिप सिद्दीकी। देखिए सामने दिख रहा है आपको, ब्रिटिश संसद में वो एक सदस्य है। जी हां, ब्रिटिश संसद की सदस्य है वो। कौन? शेख हसीना की छोटी बहन की बेटी। और इसी के आधार पर वो चाह रही थी कि वहां पर हमें शरण मिल जाए। वो वहां पर जब हम कहेंगे, उनका नाम है ट्यूलिप सिद्दीकी और वहां लेबर पार्टी की वो सांसद हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये यहां नहीं जा रही हैं तो अब कहां जा सकती हैं अगर ब्रिटेन में बात ना बने? तो यहां पर वो भी ऑप्शन दिया गया है कि वो सऊदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी जा सकती हैं, बेलारूस, कतर, सऊदी अरब, फिनलैंड का भी ऑप्शन खुला है। तो क्वेश्चन आता है, फिनलैंड क्यों? चलो बाकी देश तो मुस्लिम कंट्री है, समझ में आता है, फिनलैंड क्यों? क्योंकि इनके परिवार के कुछ सदस्य फिनलैंड में भी रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो इस यूरोपीय देश में जाने पर विचार कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, अभी इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है। अब बात यहीं पर एक चीज और जान लीजिए, 21 दिन की हिंसक घटना चली थी वहां पे बांग्लादेश में, जिसके बाद इनको छोड़कर भागना पड़ा था और 21 दिन में लगभग 440 लोगों की जान गई है। तो बड़ा मुद्दा है, इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप बांग्लादेश के बारे में जानना चाहते हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपके मन में एक इच्छा होगी कि आखिर बांग्लादेश में कितने भारतीय रह रहे हैं? तो एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश में 19,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिसमें 9,000 केवल छात्र ही हैं। जी हां, 9,000 छात्र ही हैं। इन सबका जीवन भी वहां पर संकट में है। तो अब देखते हैं आगे घटनाक्रम ये कैसे बढ़ेगा आगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, बांग्लादेश में अराजकता के बीच राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग कर दिया है और कहा है तब तक के लिए, जब तक नए चुनाव नहीं होते, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। दोस्तों, इसी बीच उपद्रवियों ने वहां पर बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं के घरों में भी ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है और कम से कम अवामी लीग, मतलब जो शेख हसीना की पार्टी है, उससे जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या की जा चुकी है। जी हां, और सेना के शीर्ष पदों पर भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न तो आ ही गया होगा कि त्यागपत्र हो चुका है प्रधानमंत्री का, नए चुनाव आगे होंगे, तो तब तक जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें कौन लीड कर सकता है? जी हां, एक बड़ा नाम उभर के आ रहा है, मोहम्मद यूनुस। इनको जानना चाहिए आपको, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। जान लीजिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और शेख हसीना के ये कटु आलोचक माने जाते हैं। इन्हीं की उम्मीद है कि अंतरिम सरकार में ये लीड कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस का नाम ही उभरा है, जिन्हें प्रदर्शनकारी देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो है, ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है 2006 में, 2006 में, और इन्हें सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है। ठीक है, और हसीना तो इन्हें खून चूसने वाला भी कहती थी। अब बात यह आता है कि आखिर
ये ऐसा करते क्या थे? तो याद रहे, ये पेशे से अर्थशास्त्री हैं और ये गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराते थे और इसी को लेकर इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म 1940 में भारत के चटगांव में हुआ था, जो बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है। जी हाँ, और इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है 1983 में इन्होंने एक ग्रामीण बैंक की भी स्थापना बांग्लादेश में की थी, जिसमें ये नए उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराते थे और खासकर ये उद्यमी वैसे होते थे जो ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं होते थे। तो एक तरह से गरीबों के बैंकर क्यों कहलाए, ये आप बात को समझ पा रहे हैं। तो इनका नाम सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है आगे कि इन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है। तो इस खबर से संबंधित इतनी ही जानकारी। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, अगली खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है। विनेश फोगाट, इनका नाम आपने काफी सुना होगा, इन्होंने काफी चर्चाओं में भी थी, बीच में ये आंदोलन इन्होंने किया था, तो इससे संबंधित नाम इनका काफी उछला था। ये फाइनल में पहुंच चुकी हैं और सबसे खास चीज है यहां पर जो हमें ध्यान देने वाली है वो ये कि आखिर ये फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अब देखते हैं आगे इनकी किस्मत किस मोड़ बैठती है, लेकिन अभी तो ये फाइनल खेलने जा रही हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि ये महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलो वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीतने की ओर इनका कदम आगे बढ़ चुका है। अब देखते हैं ये जीत पाती हैं कि नहीं, या किस तरह की परिस्थितियां आगे आती हैं, क्योंकि काफी संघर्षों से ये आगे बढ़ी हैं। दूसरी बात, नीरज, जी हाँ, नीरज चोपड़ा का नाम आप सभी जान रहे हैं, ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं आगे इनका प्रदर्शन कैसा होता है, कल हम इनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे की न्यूज में आते हैं तो कमला हैरिस, जी हाँ, जो अभी तक उपराष्ट्रपति थी अमेरिका में, यूएसए की, वहां पर अब वो राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवार बन चुकी हैं। जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये पहली भारतीय अफ्रीकी महिला बन गई है जिन्होंने इस पार्टी से राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवारी प्राप्त की है। अब बात आती है उपराष्ट्रपति के पद पे फिर कौन आएगा। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी तय कर लिया है कि जो इनकी उपराष्ट्रपति पद की जो कुर्सी ये छोड़ रही है उस पर काबिज हो सकता है, उनका नाम है टिम वॉल्ज। जी हाँ, जैसा आप यहां देख रहे हैं नाम, टिम वॉल्ज। अब इनका चुनाव नवंबर में, फाइनली आम चुनाव जो होगा, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ेंगे जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आप जान रहे हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर का मामला, इसमें जो बेसमेंट में पानी भरा था तो उससे संबंधित जो मालिक थे वो अब चारों तरफ अदालत का रुख कर रहे हैं ताकि उनकी जमानत हो जाए, जो कि अभी इस हालात में काफी मुश्किल लगता है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अगली न्यूज नोएडा से है। देखिए, मच्छरों का लार्वा मिलने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, मलेरिया, डेंगू जैसी समस्याएं काफी ज्यादा बरसात के बाद सामने आ जाती हैं, तो इसी से संबंधित ये न्यूज है कि नोएडा में अगर मच्छरों का लार्वा मिलता है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना इस पर किया जाएगा। तो इसकी भी जांच अब शुरू होने वाली है। अगर आप नोएडा के क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसके लिए तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप आते हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल में आज ये सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूज है हमारी महिलाओं से संबंधित कि अर्थव्यवस्था में पिछड़ती ग्रामीण महिलाएं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया कि सामाजिक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण मानदंडों, शिथिल संस्थाओं की वजह से महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का बोझ उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी कम होती चली जा रही है। आगे इसमें बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवारों की संसाधनों, सेवाओं और नौकरियों तक पहुंच सीमित है, जिससे उनके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना कठिन हो सकता है। औसतन गर्मी के कारण धनी परिवार की तुलना में 5% अधिक आय खो देता है एक गरीब परिवार, और बाढ़ के कारण 4% से अधिक आमदनी गंवा देता है। महिलाओं द्वारा संचालित घरों पर तो अधिक बुरा असर पड़ता है और पुरुषों द्वारा संचालित परिवारों की तुलना में अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आय में लगभग 8% अधिक और बाढ़ के कारण 3% से अधिक नुकसान होता है। जी हां, महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी। देखिए, आपके पेपर 1 और 3 में काफी बड़ा रोल है महिलाओं की हिस्सेदारी पर, महिलाओं की स्थिति पर, तो उसके लिए ये आर्टिकल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये 2 दिवसीय यात्रा में पर गई हुई हैं फिजी। जी हाँ, फिजी गई हुई हैं। वहां इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इससे उम्मीद की जा रही है कि भारत और फिजी के रिलेशन आने वाले दिनों में और बेहतर होंगे। इसके बाद विपक्षी दल, जिसे आप इंडिया गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, उसने स्वास्थ्य जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की है और इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, उस आज वो थोड़ा सा उभरा है और 17 पैसे की तेजी के साथ इसने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। तो अभी भी अमेरिका में मंदी की चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है वो आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जानकारी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली अपने हेडलाइन न्यूज के साथ। इसके साथ आते हैं खेल पेज पर। जैसा हमने आगे ही चर्चा कर ली थी कि नीरज आज फाइनल में खेलेंगे, देखते हैं कि आगे ये कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। भारत के लिए एक बुरी खबर भी है, सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई है भारतीय हॉकी टीम। जी हाँ, अब
ना वो गोल्ड पा सकती है ना ही सिल्वर। हाँ, अब ये है कि अब उसे कांस्य पदक के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ना होगा स्पेन से, और ये मुकाबला होने वाला है 8 अगस्त को। तो इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। देखते हैं कि भारत किस तरह का प्रदर्शन करता है ओलंपिक हॉकी में। तो दोस्तों आज के लिए यही महत्वपूर्ण खबरें थी। कल मिलेंगे अगले अंक में।